नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सेथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना विजिट किया, अभी ट्रम्प पहुंचे हैं वहाँ पे। ओनली वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे चाइना के, एम्बेसडर ऑफ चाइना टू यूएस वर देयर, एम्बेसडर ऑफ यूएस टू चाइना वॉज देयर, और ये सब लोग पहुंचे तो ट्रम्प को तो पता लग गया कि मूड क्या है बीजिंग में। बीजिंग के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। बीजिंग के कंसर्न्स हैं कि अमेरिका क्या चाहता है चाइना से या दुनिया से। बीजिंग कंसर्न्स है कि जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो है पूरे विश्व में तबाही जैसी माहौल प्रोड्यूस कर दिए। मतलब अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया को कोलैप्स कर देंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद चाइना राइट। ट्रम्प ने आते ही जो चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्क्रिप्ट है वो उसने एक्टिवेट कर दी, और साथ में आपको मालूम ही है ट्रम्प की लड़ाई यूके से भी चल रही है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन में अमेरिका ने विड्रॉ, पैसा नहीं है तो दे डिडंट फंड इट, क्योंकि यूके और यूरोप चाहते थे कि अमेरिका अपने पैसे से करे, क्योंकि अमेरिका टेक्स द मैक्सिमम बेनिफिट। अमेरिका के पास इतने फंड्स नहीं है जो अपने एयर फोर्सेस या अपने फोर्सेस को मेंटेन करे पूरी दुनिया में, और दुनिया में इतने फंड्स नहीं है कि वो अमेरिका के बेसिस को फंड कर सके। तो अमेरिका को शेयर निकालना पड़ेगा अपने रिजर्व करेंसी के प्रॉफिट से। तो रिजर्व करेंसी अभी भी अमेरिका की 45%, 40% सर्कुलेशन है। 45% लोग बोलते हैं, 40% सर्कुलेशन एक्चुअली, और शायद अगले महीने तक 39% पहुँच जाए। जिस दिन 35% पहुंचेगी उस दिन क्राइसिस होगा, अमेरिका इम्प्लोड करेगा। 4% ही बाकी है। ओके, अमेरिका इज द वर्ज ऑफ इम्प्लोजन। इम्प्लोजन का अर्थ होता है कि अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जो कलेक्ट करता है अमेरिकन से, उसको स्टेट्स के पास साथ शेयर नहीं कर सकता उसके बाद, क्योंकि 20% ऑफ अमेरिकन बजट गोज टू डिफेंस, और बाकी 80% में पूरा देश चलाना है, और उसमें से स्टेट्स का भी शेयर होता है। तो स्टेट्स का शेयर होता है 30%, तो 50% तक चला गया। 50% में यूएस गवर्नमेंट नहीं चल सकती अनलेस दे ब्रिंग डाउन द मिलिट्री टू $250 बिलियन बजट। अमेरिकन $250 बिलियन। अमेरिकन $250 बिलियन का मतलब है कि भारत का ×20, मतलब कि उसका बजट एक्चुअल फंडिंग में, एक्चुअल मिलिट्री में, फिर मात्र जो उसका एक्चुअल परचेजिंग पावर है उसमें सिर्फ 80 बिलियन डॉलर बचेगा। विल बी स्मॉलर मिलिट्री स्पेंडिंग देन इवन रशिया। ओके, ये है मेन क्राइसिस, ये है मेन क्राइसिस। और अगर जैसे अमेरिका रिजर्व करेंसी की वजह से वॉज द एफडीआई डेस्टिनेशन, यहाँ का बैंकिंग, यहाँ का सिस्टम्स, पैसा कमाना आसान था, प्राइवेट कैपिटल को ग्रो करना आसान था, और पैसा इजीली अवेलेबल था। अगर रिजर्व करेंसी चला जाता है तो वो पैसा इजीली लोन्स वाला अवेलेबल नहीं होगा ग्रोथ के लिए। तो नए कॉरपोरेशन नहीं बन सकते अमेरिका से, एआई का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता अमेरिका से। तो ये है बड़ा क्राइसिस। अब इसकी वजह से उसको क्या करना है कि लोग उसका डॉलर एक्सेप्ट करें, उसको कहीं भी धाक जमानी है। तो इस यहाँ पे आता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस। वो यूज़ करता है इजराइल को टू कंट्रोल ट्रम्प इन अमेरिका थ्रू आईपैक, और दूसरा टू एंगेज ट्रम्प इन मिडिल ईस्ट बाय आस्किंग इजराइल टू अटैक ईरान। तो जब ईरान पे अटैक करता है अमेरिका तो उसकी इकॉनमी पे और भी बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसके पास इतना मटेरियल नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए। तो नाउ वल्नरेबिलिटी ऑफ अमेरिकाज आर एक्सपोज्ड इन डिफेंस ऑल्सो। तो रिजर्व करेंसी कैसे मेंटेन करेगा? और ब्रिटेन को क्या फ़ायदा है कि अगर उसकी रिजर्व करेंसी अमेरिका की रिप्लेस होती है और जितना डिवाइड होती है उतना ब्रिटेन को फ़ायदा है। तो बिफोर ऑल दिस क्राइसिस ब्रिटेन ने तुरंत भारत के साथ एफटीए डील साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील, और हम लोगों ने भी उसको गिफ्ट दे दिया और अपनी अचीवमेंट भी माना, जबकि वो हमारा अचीवमेंट नहीं था, वो ब्रिटेन का अचीवमेंट है। ब्रिटेन को बड़ा मार्केट मिला है, हमको छोटा मार्केट मिला है। हम लोग वहाँ से कंज्यूम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारा पॉपुलेशन बड़ा है। तो भारतीय सरकार ने इसको बड़ा अचीवमेंट करके सेल किया, विच इज़ गुड थिंग एक्चुअली। लेकिन अब आप देखते हैं
कि तुरंत ही अब जो कि बैंक बैलेंस खाली हुआ है, अब यहाँ पे मैक्सिमम डिप्लोमेसी चल रही है और गुप्तचरी चल रही है। कैसे गुप्तचरी चलती है? इंडिविजुअल्स को फंसाओ। अब आप देखते हैं कि चीन में अभी ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल जीरो है चीन में। चीन इज द ओनली कंट्री वेयर नो फॉरेन पावर्स हैव मच इन्फ्लुएंस अदर देन अमेरिका में पढ़ते हुए चाइनीज बच्चे जो कि सीपीसी के मेंबर्स हैं। दैट इज द बिगेस्ट लेवरेज। भारत के लिए भी यही है। भारत के लीडिंग पॉलिटिशियंस, डिफेंस सिस्टम्स के लोग, वहाँ के बच्चे, रिलेटिव्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं या अमेरिका में जॉब करते हैं। दैट इज अ लेवरेज अगेंस्ट देम। कोई भी अपने परिवार वाले के विरुद्ध नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो एक्सेप्शनल केस होगा, अगर जाएगा तो, लेकिन कोई नहीं जाएगा। और जो चूरन बेचा गया है भारत में कि बिना अमेरिका इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका इज दिस, ये चूरन है। अमेरिका ऐसा नहीं सोचता। अमेरिका में कोई भी इंडिया के फेवरेबल न्यूज़ नहीं होती। दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट फ्रॉम इंडिया। वो चाहते हैं सारे इंडियंस अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदें, सारे इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाए, सारे इंडिया के डिफेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, और भारत के अंदर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस हो, एंटी बीजेपी। और इसलिए उन्होंने अपने खास पिट्ठू को भेजा, जिसको आप बोलते हैं अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, जिसका काम है घूम के जो अरिक गारसेटी करता था, ये भी यही करता है। अरिक गारसेटी थोड़ा सा एजेंडा लेस था, ये पूरे एजेंडा के साथ आया। इसका काम है कि पता लगाना इंडिया का पावर स्ट्रक्चर्स अंदर से, फिर इसको ब्रेक करना। हमें बहुत बड़े भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं किस तरह लोग यहाँ पे आते हैं और हम अपने स्वागत, भारत आपको मालूम है बोले अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव सिर्फ संतों के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी किसी और के लिए यूज़ नहीं किया जाता। शत्रु के लिए यूज़ नहीं किया जाता अतिथि देवो भव। वो अतिथि नहीं है, शत्रु के साथ हिंसा होती है। ठीक है, अतिथि देवो भव सिर्फ बड़े व्यक्तियों के लिए है, जो संत हैं, हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, उनके लिए है। जो संत साधारण व्यक्ति है उसके लिए अतिथि देवो भव, क्योंकि वो जब घर में आता है वो आपके घर में समृद्धि लेकर आता है। जब शत्रु आपके घर में आता है वो आपके धन के ऊपर नजर रख के चोरी करने के लिए आता है, समझे आप? तो जो गाय खाने वाला है उससे दोस्ती नहीं किया जा सकता, उसके साथ ट्रांजैक्शन किया जाता है, ये कूटनीति है। तो चीन में पहुंच के दो ऑब्जेक्टिव हैं। चीन के से प्रोडक्ट्स लेना, रेयर अर्थ और ये सब लेना। दूसरा, चीन को कन्विंस करना कि इन्वेस्ट करे अमेरिकन इकोनॉमी में। तीसरा, चीन को बोलना कि भाई ईरान को बैकिंग कम कर दो ताकि हम अपना ऑपरेशन ख़त्म कर सकें। ये प्रॉब्लम ये है। नाउ अमेरिका वांट्स विक्ट्री ऑन ऑल थ्री सिनेरियोस। चीन बोलता है देखो भाई हमको पूरा फ्री मार्केट एक्सेस दो, नो टैरिफ्स। दूसरा, आप हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलो, वी डोंट वांट यू देयर, ओके। तीसरा, आप पनामा कैनाल, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का स्ट्रेट, केप ऑफ गुड होप, सुएज कैनाल पे अपना कंट्रोल को कम करो, लेट अस ऑपरेट इक्वली। दोनों डाइवर्जेंट पोजीशंस हैं। अमेरिका चाहता है अपने नोचने के लिए, बट अमेरिका की मजबूरी है बिकॉज चाइना कंट्रोल्स देयर इकोनॉमी, तो गिड़गिड़ाने के लिए आया है। यही पर्पज़ है ट्रम्प के आने का। मार्को रूबियो, सारे इंडस्ट्री के चीफ, सब लोग आए हैं मिलने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई रेस्क्यू करे अमेरिका को। अब भारत के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि भारत में मोदी जी की सरकार है और वो लोग, उनको मालूम है कि भारतीयों को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ऐसा सोचता है। इनकी बहुत सारी जो वीकनेसेस हैं भारत की, जैसे दत्ताराय होस बोले और ये सब करके, जो राम माधव करके, जो उनको लगा कि सरकार के पीछे आरएसएस है और आरएसएस को कंट्रोल कर लेंगे तो सरकार कंट्रोल में आ जाएगी। तो आप देख ही रहे, दत्ताराय होस बोले ने बोला पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ये बात जो कांग्रेस पार्टी करती है वो आरएसएस कर रही है इस समय। उसका नरवणे भी बोलते हैं, बैक किया उसको कि बात करनी चाहिए। तो जो भी अमेरिका से कनेक्टेड लोग हैं सबके नाम पोल खुलती जा रही है अभी, समझ रहे? पहले भी नरवणे कंट्रोवर्सी में आए थे, वो बात झूठी थी। जब राहुल गांधी ने बुक का प्रस्तुत किया था उस पर अमित शाह ने काउंटर किया उनको, वो बात झूठी थी। लेकिन नरवणे वो सारे पॉइंट्स दे रहे हैं अपोजिशन को, और मेरे को लगता है कि फ्यूचर में जाके शायद वो अपोजिशन से ही मिल जाएंगे, कांग्रेस से मिल जाएंगे।
और वो भारत के आर्मी के चीफ रह चुके हैं। आप समझ सकते हैं क्या रॉट है हर तरफ से। तो अमेरिकन को ऐसा लगता है कि भारत किसी प्रकार का कोई एक्शन लेगा नहीं, थ्रेट उसकी है नहीं, तो वो भारत को न्यूट्रल करते रहेंगे थ्रू पाकिस्तान, थ्रू बांग्लादेश। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो भारत के पास में जो भी इस तरह की हरकतें होती है, हॉर्मुज स्ट्रेट हुआ, सुएज कैनाल हुआ, भारत शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और भारत वहां पे धर्म अधर्म का न्याय देना चाहिए सेनाओं के थ्रू। जैसे कि भारत को बोलना चाहिए था अमेरिका को, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, अदरवाइज हमसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आप सुएज कैनाल से निकल जाइए, हमसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इस तरह की बातें करनी चाहिए। हम ईरान को हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट को बचा रहे हैं, ताकि हमको ये सब अनाउंसमेंट्स ना करना पड़े, तेल कम यूज़ करो, वो मत करो, गोल्ड मत भेजो, ये सब नहीं करो। प्लस भारत को ये भी करना चाहिए कि अपना गोल्ड रिजर्व कम करना चाहिए, वो हम लोग करते ही रहते हैं। देखिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को वेदों की रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। भारत कभी भी ऐसे दबा नहीं। गिड़गिड़ा गिड़ा के दोस्ती की भीख मांगना, ये बहुत कमजोरी होती है। भारत कुछ एक्शंस लेता है, लेकिन इन लोगों को वो एक्शन समझ में आते नहीं है। कुछ चीज़ें हमको बोलनी पड़ती हैं ताकि दे अंडरस्टैंड। चाइना के साथ क्या है, वो इनको बोल देता है इनके मुंह पे, तो ये डर जाते हैं, चाइना से डरे रहते हैं। ताइवान पे एक्शन नहीं ले सकते। चाइना भी डरता है ताइवान पे एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जापान जुड़ जाएगा। चाइना जापान से डरता है, चाइना भारत से भी डरता है चाइना। लेकिन भारत का जो डेमोक्रेसी है वो उसको लूपहोल देता है खेलने के लिए भारत के अंदर। भारत के अंदर अमेरिका भी खेल रहा है, भारत के अंदर चीन भी खेल रहा है, भारत के अंदर यूरोप भी खेल रहा है। आप देख लीजिए, सारा जो निकोबार आइलैंड का प्रोटेस्ट है इज फंडेड फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका एंड देन चाइना। हम लोग को बोला गया चाइना इज एन एनिमी, बट डेटा तो कुछ और दिखाता है। वो जो आशीष कोठारी है, वो उसका सारा फंडिंग ही अमेरिका से, रॉकफेलर, डॉइश, सारा फेलर वैसे है। हम लोग को सुनाया जाता है कि निकोबार में चाइना का फंडिंग है, उसको तो फंडिंग नहीं हुआ चाइना से। और ये आदमी जो है, इसके पिता इज द एडवाइजर टू जयराम रमेश। कांग्रेस पार्टी के कनेक्शन चीन से बहुत गहरे हैं, हम सबको मालूम है। और चीन का जो इन्फ्लुएंस है भारत में, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो आता है आपका कांग्रेस पार्टी के थ्रू। हमने उधर कोई एक्शन नहीं लिया, अब तमिलनाडु पे भी एक्शन आता है। तो आप अगर पूरा जियोपॉलिटिक्स समझते हैं तो ये जो हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है, आप इसको पुराने इतिहास में जाइए, ये सारे स्टेट्स भारत के थे पहले। ईरान भी भारत का प्रांत माना जाता था। कायदे से वो सारा ऑयल हमको बिलोंग करता है, हस्तिनापुर को बिलोंग करता है ना, इंद्रप्रस्थ को बिलोंग करता है। लेकिन हमने वो सब छोड़ दिया, बिकॉज हमको 1947 के बाद से कॉलोनाइजेशन हमारे ऊपर ज़्यादा हुआ है, दूसरों पे कम हुआ है। 1947 से पहले भारतीय फोर्सेस चीन में डिप्लॉयड थी, फ्रांस में डिप्लॉयड थी, अफ्रीका में डिप्लॉयड थी। 1947 के बाद से हमारी फोर्सेस को एक सीमा बना दी कि आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, और हमने उसी को भारत माता मान लिया। दुर्गा माता होती है, भूदेवी होती है, श्री देवी होती है, भारत में देवी कहाँ से होगी? ओके, हमने भूदेवी का जो हमारा हिस्सा हमको दे दिया, इन्होंने डिफाइन किया, हम लोग डिफाइन नहीं किया। और आर्टिफिशियल स्टेट्स बना दिए गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे। और मैकमोहन लाइन को, जिसको हम मानते हैं, चीन नहीं मानता। चीन कभी भी अंदर घुस सकता है, उसके लिए लाइन ही नहीं है वो। हमारे लिए लाइन है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। समझ रहे आप प्रॉब्लम क्या है? सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारी मानसिकता। हम लोग खुल के एक्ट ही नहीं करते। जिस यूएन ने आपको इतना बेइज्जत किया, भारत के 1.5 बिलियन लोगों को बेइज्जत किया, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं डाला, उधर हम लोग मांग रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी काउंसिल चाहिए। कि आप फिर भी चला लेंगे अंदर जाके? नहीं चला पाएंगे, वीटो करते रहेंगे। आप उनकी बॉडी में जाके वीटो कर रहे हो जो आपके दुश्मन है। यूके, यूएसए, कोई एंग्लो सैक्सन रेस ही आपकी दुश्मन है, हम सबकी दुश्मन है। अब देख रहे हैं कितना रेसिज्म होता है, कैथोलिसिज्म में दुश्मन है। एज एन ऑथर बता रहा हूँ आपको, पूरा रिसर्च है मेरी बुक में, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड। हमने उनके किसी भी एजेंडा पे कोई पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया। हम सिर्फ अपने लोगों को ही सिखा रहे, आप सीमित में रह लो, आप रह लो, आप। हम ये नहीं बोल रहे कि हम दूसरे देशों पे जाके उसकी पॉलिसी चेंज करवा देंगे, अपनी सेनाओं को यूज करेंगे, क्योंकि हमको बोला गया है हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम तो पिटने के लिए बने हुए हैं, ये सिखाया गया है।
आप तो उसे पिटने के लिए बने हुए हैं, हमने किसी आक्रमण नहीं किया। सारा इतिहास बोल, नारद मुनि बोल रहे युधिष्ठिर को कि निरंतर आक्रमण करो। निरंतर, क्या तुम निरंतर आक्रमण करते हो? अधर्मियों पर तो निरंतर आक्रमण किया जाता है। हम लोग बात करते हैं अभी हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, वो आएगा कैसे? क्या अमेरिका ऊपर बढ़ने देगा आपको? अमेरिका नहीं करने देगा। देख रहे हैं ना आप, तो तेल के साथ उसने चौपट किसी इकोनॉमी करी, भारत की ग्रोथ की चौपट कर रहा है। ये शायद सच ना हो, क्योंकि भारत करेक्टिव एक्शन बहुत ले रहा है फाइनेंशियल इकोनॉमिकली, लेकिन कितना आप डिफेंस खेलेंगे? अब इस मीटिंग के बाद क्या हो सकता है, चाइना और यूएस कंप्रोमाइज करेंगे, बोलेंगे ठीक है आप हमको वो मत दो, लेकिन आप इंडिया को कंट्रोल कर लो, ताकि वो हमारे लिए थ्रेट ना बने चाइना के लिए। अमेरिका बोलेगा यस इट इज़ पॉसिबल। फिर अमेरिका बोलेगा मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दूँ ताकि पाकिस्तान बिकम द क्रेडिबल थ्रेट टू इंडिया। कीप इंडिया बिजी, बॉग डाउन इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, सो दैट इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग। जब तक मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज नहीं होगा, लोगों को आपके बारे में पता नहीं लगेगा। ओनली पाकिस्तानीज हैव टेस्टेड इंडियाज मिलिट्री सक्सेस एंड ओनली चाइनीज हैव टेस्टेड, बट अदर पीपल हैव नॉट टेस्टेड। और वो लोग ड्राइंग रूम में आपके नहीं है डिस्कशन पे, दे आर नॉट ऑन द टेबल। तो ये जो सिचुएशन बन रही है चाइना के साथ, इस पे आपको देखना पड़ेगा। चाइना पहले हमको टैक्स देता था महाभारत काल में। हम लोग छोटे मोटे एक्शंस करते हैं, जैसे कि वियतनाम को आर्म कर दिया, फिलीपींस को आर्म कर दिया, फिर हमने साइप्रस को आर्म कर दिया, फिर हमने ग्रीस पे हम बात कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, वेरी गुड, वेरी गुड। नोबडी हैज डन दैट बिफोर। व्हाट मोदी जी, नोबडी हैज डन। नाउ वी हैव टू स्टेप अप। होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अमेरिकन फोर्सेस को बोलना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ से निकलिए, इट इज हर्टिंग अस, गेट आउट, नो मोर फ्रेंड्स विद यू। इजराइल को बोलना पड़ेगा तुमको ईरान को मारना है, बट नॉट एट आवर कॉस्ट। हम क्यों पे करें फॉर इजराइल्स वॉर एंड अमेरिकन वॉर? व्हाई शुड वी पे? व्हाई शुड इंडिया पे? व्हाई शुड इंडिया पे फॉर अमेरिकन वॉर? 1.5 बिलियन लोग आर पेइंग। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज दिस? ये कैसी दोस्ती है भाई? शास्त्रों पे जाइए, देखिए शास्त्रों में क्या लिखा है। गीदड़ की मौत होती है, जो ज्यादा बोलता है ना। मैं, आप देखिए कोई कुत्ता होगा, उस पर आप कोई अत्याचार नहीं करता, उसको आपको मालूम काट लेगा। लेकिन गाय पे अत्याचार होता है, बेचारी माँ के जैसी रहती है, सहन करती है, उस पर अत्याचार होता है। जो सहन करता है उस पर अत्याचार होता है ना। गायों के लिए तो युद्ध हो जाते हैं हमारे समाज में, और हम सारे धर्म को चालू में रख के मॉडर्न डिप्लोमेसी बता रहे हैं। आपको करंट अफेयर्स का समझ नहीं है, आप मेरी बुक्स पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा करंट अफेयर्स क्या होता है। तो तब आपको आइडिया होगा क्या बात है। नारद मुनि वाला बुक देखिए मेरी, समझ में आएगा नारद मुनि क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स को। असुरवाद को सैन्य शक्ति के द्वारा हराया जाता है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। भारत बोल रहे हमने डेवलप करे, सर डिफेंस के लिए डेवलप कर रहे हैं ना, लेकिन युद्ध तो दूसरे की भूमि में होना चाहिए। पाकिस्तान को लेकर युद्ध तो हमारे दूसरे की भूमि में होना चाहिए। आपके घर के पीछे बैठे हैं डिएगो गार्सिया में लोग, और भारत के अंदर बिठा दिया है। वहाँ का दूत जो है, राजदूत है, जम कर गुप्तचरी कर रहा है, ओपनली कर रहा है। और कितने लोगों से तो जो प्राइवेटली मिलता होगा वो तो मीडिया में आता ही नहीं। किसको क्या प्रॉमिस किया, किसको ग्रीन कार्ड किया। अमेरिका से ग्रीन कार्ड बेचता है, ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप, किसको कितना दिया है, और पैसा तो प्रिंट करते हैं वो लोग। पैसा किसको पैसा दिया है, किसको ग्रीन कार्ड दिया, किसको। आधे ज़्यादा लोग तो ग्रीन कार्ड के लिए बिक जाते हैं, बाकी रिमेनिंग 50% का पता नहीं है ना। तो क्या हुआ है, डील्स क्या हुई है, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन है। और ये पूरा जो निकोबार प्रोजेक्ट पे जो प्रमोशन है, मतलब हम अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, देखो हम कारें हमने कम कर दी, ये कर दिया। कुछ लोग इंप्रेस हो जाएंगे, व्हाट अ ग्रेट कैरेक्टर मोदी जी इज, बट व्हाई यू हैव टू डू इट? व्हाई कैन गेट द स्ट्रेट ओपन, और वो स्ट्रेट ओपन बोल दो अमेरिका को, ठीक है हमारी सेना इधर लग रही है, अमेरिकन विल एग्री। आप बोलो तो सही, एग्री करेंगे वो। ये हमारा इंटरनल मैटर है। सबको मालूम है सारा युद्ध जो है यूरेनियम का नहीं है, एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है ईरान के पास, सबको मालूम है। अब वो जरूर बनाएगा, यही मैंने बताया आपको, अब वो जरूर बनाएगा। उसको 71 का याद है। अमेरिका को भी मालूम है कि पाकिस्तान छुपा रहा था, वो तो फोटोज बाहर आ गई।
अगर फोटोज बाहर नहीं आती तो अमेरिका बोलता ही नहीं। अमेरिका को मालूम था ईरानी प्लेन, इतना नहीं मालूम होगा इंटेलिजेंस में। नूर खान में अमेरिकन बेस भी है और ईरानियन प्लेन खड़ा हुआ है वहां पे, पैदल चल के भी देख सकते हैं ना वो तो, उसको सैटेलाइट की जरूरत नहीं है। देखा होगा, पिक्चर्स भी आ गई होंगी, सब मालूम है। क्या अमेरिका को पहले मालूम नहीं था उसामा बिन लादेन कहाँ पर है? सब मालूम है था। तो ये सब ड्रामा है, सब ड्रामा है, सब मिले हुए हैं। लेकिन हमको क्या करना है? हमको तो शास्त्र फॉलो करने हैं। हमको अपनी भगवान की सेवा, वेदों की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा वो करना है। उसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं कर रहा है, कुछ भी कोई अप्रोच ही नहीं है। शास्त्रों में क्या लिखा है? नहीं, उनको क्या मालूम, उस जमाने के थे। आरएसएस बुद्धि तो यही बोलेगी, उस जमाने के लोग हैं, क्या करेंगे? क्योंकि उनको तो विश्वास है नहीं किसी पे, श्रद्धा तो है नहीं। सब चेंज हो चुका है, ऐसे आरएसएस लोग बोलते हैं सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। ये प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है सारा। मैक्स मुलर से कौन मिला था जाके लंदन में 1896 27 जून? विवेकानंद मिले थे। वो तो भारत आया ही नहीं, मैक्सवेल कभी भारत नहीं आया। उसको वहां पे जाके सर्टिफिकेट दिया उन्होंने कि आप तो बहुत बड़े महान संत हैं, महान स्वामी है ब्रह्म विद्या के। फिर रामकृष्ण मिशन के थ्रू आए, नीचे उनकी सारी बुक्स है, उनके वर्जन्स। तो ये इतिहास है। इतिहास बड़ा निर्दयी होता है। इतिहास आप देखिए, इंदिरा गांधी ने 71 का युद्ध जुना, कितनी तारीफ हुई उनकी। आज क्या बोलता है इतिहास इंदिरा गांधी के बारे में कि उसने क्यों नहीं सॉल्व किया बांग्लादेश का प्रॉब्लम? बीजेपी के लोग ही उठाते हैं इशू। ऐसे ही आज की सरकार जो चल रही है उसके लिए इतिहास ऐसा ही लिखने वाला है इन फ्यूचर। ऐसा ही लिखेगा इतिहास कि कोई ना कोई तो बिका था, हमको पता नहीं कौन, लेकिन उसने भारत के संप्रभुता पे पूरा भारतीय लोगों ने उस पर भरोसा किया लेकिन डिलीवर नहीं किया। ऐसा लिखता है इतिहास। आई एम श्योर कि पीओके आ जाएगा, हो सकता है बांग्लादेश के हम 3 टुकड़े कर दें, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें, तब वही इतिहास ग्लोरीफाई करेगा 50 साल के बाद। बोलेगा क्या जबरदस्त लीडर आए थे, उन्होंने भारत की सीमाओं को बढ़ा दिया। सीमा को बढ़ाना ही राजा का मेन कर्तव्य होता है, और सीमा के अंदर सुरक्षा रखना राजा का मेन कर्तव्य। 2 कर्तव्य होते हैं, तो वो दोनों लिखेगा इतिहास। इतिहास ऐसे ही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। आप नेहरू को सोचिए कि 1947 में क्या लोग उनकी पूजा करते थे। आज क्या बोलते हैं? लस्टी नेहरू बोलते ना, चाचा तो सबको चकमा देके निकल गया। करमचंद गांधी ने करमचंद अपना कर्म दिखा दिया, है ना। ग्लोरीफाई किसको किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको ग्लोरीफाई किया जाता है ना। शिवाजी महाराज को ग्लोरीफाई किया जाता है, मर्थन वर्मा को ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसे अनेक भारत के स्वतंत्रता सेनानी है, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको ग्लोरीफाई किया जाता है। ठीक है, इतिहास बार बार इनके बारे में लिखेगा स्वर्णिम अक्षरों में। तो इसलिए ये जो समय है, चीन और अमेरिका एक साथ है। चीन और अमेरिका और मिडिल ईस्ट की जो पूरा गेम है, ये सब एक साथ है। ईरान को ख़त्म करने की जो तैयारी है उसमें चीन भी इन्वॉल्व एक तरीके से। और आप देख सकते हैं कि इस सेकंड फेज अगर शुरू हुआ, जिसका साइड चीन लेगा वो लेगा ईरान का साइड, तो वो साइड विक्टोरियस होगा इधर। इसलिए चीन को मनाने पहुंचे हैं ट्रम्प। और चीन अगर मान गया तो चीन की बहुत बड़ी हार होने वाली है। चीन अगर नहीं माना तो वो जीतेगा और एशिया में एक पावर के जैसा उभरेगा। भारत इस युद्ध में अगर अपने इंटरेस्ट के लिए स्टेट को खुलवा देता है, अगर उस पर युद्ध करना पड़े तो युद्ध करे, तो भारत की विक्ट्री होगी। और साथ में पाकिस्तान, हमारी बॉर्डर्स जो है वेस्ट ऑफ सिंधु नदी होना चाहिए, ईस्ट ऑफ गंगा होना चाहिए, पद्मा होना चाहिए बांग्लादेश में, वो करेगा तो भारत की विक्ट्री होगी। ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोको आइलैंड्स को वापस लेना, मलाक्का स्ट्रेट को खोलना, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना, ये भारत का प्रायोरिटीज है। और यहाँ पे भारतीय सेना का यूज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये पूरा जो अमेरिका और चीन का जो टैंगो है वो फेल होने वाला है एक तरीके से, अगर मेरे को जहाँ तक दिखता है कि वो फेल होने वाला है। बिकॉज बोथ साइड्स आर स्टक, और दोनों साइड नेगोशिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये विन लूज सिचुएशन है। अगर ट्रम्प झुकता है चाइना जीतता है, चाइना झुकता है तो अमेरिका जीतता है, और दोनों एक दूसरे को जीतना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे रशिया भी इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है।
और इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है जो डिसीजन मेकर है, लेकिन हम वहाँ पे प्रोएक्टिव मिलिट्री एक्शन पे नहीं विश्वास करते इस समय, बिकॉज हमको लगता है हमारी इकोनॉमी खराब है। ये लोग और इकोनॉमी खराब कर देंगे, जीरो कर देंगे इकोनॉमी। उनको मालूम है क्या करना है। फूड सिक्योरिटी इज द नेक्स्ट। फर्टिलाइजर नहीं आएगा, क्या होगा फूड का। उनको मालूम है कैसे 1.5 बिलियन लोगों को दबाना है। उन्होंने ऑलरेडी बॉर्डर्स तो आपके बना दिए, आप उससे तोड़ के बाहर निकलोगे नहीं, उनको मालूम है। आपने उनको ऑलरेडी एश्योर कर दिया है, तो घोट के मार देने का अंदर से, वो टूट जाएगा। फिर प्रेशर बढ़ेगा तो टूट जाएगा। सो भारत को इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। बोलते हैं ना चेस में, अगर पोजीशनिंग इस तरह हो गई, कैसल हो गया, तो कैसल से तोड़ने के लिए कोई तो जाता है, तोड़ना पड़ता है कहीं से। यही हुआ है, कैसल बना है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग द एक्शन एंड इमर्जिंग ए सुपर पावर। शायद भगवान चाहते हैं कि 2047 का वेट ना करें, 2032 में कर दें, 2028 पे कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।